बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की आज पहली सूची आ सकती है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद कभी भी पहले लिस्ट की घोषणा की जा सकती है। अधिकांश विधायक और मंत्रियों को टिकट देने की उम्मीद है। जंबो लिस्ट आई तो 105 टिकट घोषित किए जा सकते हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट से जुड़ी 55 से लेकर 60 प्रत्याशियों की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है? जी बिल्कुल, संभावना आज पूरी है। ईआरसीपी पर सिकराय में बड़ी रैली करने जा रही कांग्रेस पार्टी और वहां पर जुटने वाली भीड़ के बाद में कांग्रेस के नेताओं का हौसला बढ़ा हुआ होगा और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी आज शाम को कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जो भी प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही है कि पहली सूची आ जाए तो आज वो आ सकती है। पूरी संभावना है, पूरी तैयारियां हैं और नेता जो हैं अपने अपने इलाकों में हैं और या फिर प्रियंका गांधी की जनसभा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आज की सूची आने की पूरी संभावना बन गई है। पहली जो सूची होगी, अगर जंबो लिस्ट हुई तो 105, 106 नाम आते हैं। अगर उससे कम नाम आते हैं तो फिर यकीन मानेगा कि 55 से 60 जो प्रत्याशी है पार्टी आज घोषित कर सकती है। लेकिन माना यही जा रहा है, जिस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह की हलचलें दिख रही है, उससे यही लग रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची घोषित कर सकती है। पार्टी का होमवर्क पूरा हो चुका है और पार्टी यही चाहती है कि अब पहली सूची के घोषित करने का वक्त आ गया है। अब इसे डिले करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सही समय, वक्त के तकाजे की मांग के मुताबिक आज कांग्रेस पार्टी ये सूची जारी कर सकती है। शाम को इस सूची के आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं फिलहाल। बिल्कुल बाबूलाल, तो बड़ी सूचना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बाबूलाल, चूंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी, टिकटार्थी लगातार पहुंच रहे थे, अब उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। आज के दौरे को लेकर बड़ा जबरदस्त उत्साह होगा लोगों में। उत्साह तो है और बताया ही जा रहा है कि दौसा जिले में इससे पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटी। इसलिए प्रियंका गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए और ईआरसीपी के मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई हुई है। और ये जो इलाका है कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो पिछली बार जिस तरह की जीत हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को, तो उसी सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है। एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेना चाहती है पूरी राजस्थान से। इसलिए एक बड़ी रैली आयोजित करके और उसके बाद में वो कॉन्फिडेंस हासिल करके फिर सूची घोषित करना चाहती है, ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि देखिए इतनी बड़ी भीड़ प्रियंका को सुनने के लिए आ रही है। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कांग्रेस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सूची जारी करी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो इस माहौल का भी वो फायदा उठाना चाहती है। बिल्कुल बाबूलाल, शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी के पहुंचने के बाद टिकटों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लगातार कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लेकर बगावती सुर अभी से उठने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रियंका गांधी और सीएम जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, एयरपोर्ट के अंदर से ही सभा स्थल के लिए दोनों रवाना हो जाएंगे। सिकराय में होने वाली सभा स्थल के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से रवाना होंगे। एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर काफिला लगा दिया गया है। तो अब काफिला लग चुका है, इंतजार किया जा रहा है। जब एयरपोर्ट के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो तुरंत ये काफिला रवाना हो जाएगा, जहां पर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है और वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी हुंकार भरेंगी। शंखनाद प्रियंका गांधी की ओर से किया जाएगा। मुद्दा होगा ईआरसीपी का सबसे बड़ा मुद्दा, राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान, जहां पर 13 जिले आते हैं। पानी सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से राजस्थान में रहा है और ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लंबे वक्त से राजनीति होती चली आ रही है। अब कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश आगामी चुनाव में करने वाली है। प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, रैली में शामिल होंगी, जनसभा को भी संबोधित करेंगी और दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ जुटने वाली। और माना तो ये भी जा रहा है कि इस रैली के बाद ही
कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती। तो इस वक्त जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं से लेकर जो टिकटार्थी हैं उनमें भी, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस रैली में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए। दिग्गज नेता भी इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस रैली में शामिल होंगे और एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। ईआरसीपी को यहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभा स्थल से ये तस्वीरें जहां पर भव्य और खास तैयारियां की गई हैं। कुछ ही समय में यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बेहद कम वक्त रह गया प्रियंका गांधी के पहुंचने में, क्या तैयारियां वहां पर? प्रियंका, अब से कुछ ही मिनट पहले प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही जो हैं वो स्टेट हैंगर गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, और अब रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए सीकराय के लिए। और मुश्किल से 20 मिनट के अंदर वो सभा स्थल के पास जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर मुख्यमंत्री गहलोत प्रियंका गांधी के साथ में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में ईआरसीपी से जुड़ी सभा को वहां पर संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जोधपुर हाउस से रवाना हुए थे, प्रियंका गांधी अपने आवास से रवाना हुई। सीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर प्रियंका गांधी का कुछ मिनटों तक इंतजार किया और प्रियंका गांधी जब साथ में पहुंची तो दोनों ही रवाना हो गए। क्योंकि दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी कम है तो बहुत जल्दी उनका विशेष विमान जो है वो जयपुर पहुंच गया और अब वो जो है सीकराय के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं अपडेट कर दूं आपको कि वो सीकराय के लिए उड़ान भर चुके हैं प्रियंका, और कुछ ही देर में वो आपको सीकराय में नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आसिफ कि प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो चुके हैं सीकराय के लिए, क्योंकि अब माना जा रहा है कि इस रैली के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है आसिफ। तो इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता से लेकर टिकटार्थी भी पहुंचे होंगे वहां पर। बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि प्रियंका से मिलने की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा है कि टिकटार्थी या जो लोग मिलना चाहते हैं से पहले का मिलना संभवतः मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर रहेंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां पर रहेंगे, ममता भूपेश वहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा टिकटार्थी अपनी बात ममता भूपेश या सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए सीएम तक पहुंचा। लेकिन कोई भी टिकटार्थी मुमकिन नहीं होगा सुरक्षा कारणों के चलते कि 1-to-1 जो है वो प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात कर सके और टिकट मांग सके। लेकिन हाजिरी जरूर वहां पर लगाएंगे आसिफ। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं सभा स्थल से, जहां पर कुछ ही समय में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। चूंकि आसिफ मुद्दा बनाया जा रहा है ईआरसीपी को, ऐसा माना जाए कि आगामी चुनाव में इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि ईआरसीपी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका आपने कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भारी तादाद में पहुंचेंगे, समर्थकों के साथ पहुंचेंगे, अपना प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने नंबर्स की उपस्थिति वहां पर ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि आला कमान तक ये मैसेज पहुंच सके कि हम मजबूत कैंडिडेट हैं। बावजूद इसके वो अपनी अप्रोच ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा पाएंगे और वहां पर जो टिकटार्थी हैं जिनकी जो सूची में शामिल भी नहीं है वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। और आपने जैसा कि ईआरसीपी को लेकर बात की, ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है बिल्कुल आसिफ, जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंचेंगी, चूंकि आप कह रहे हैं कि सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, तस्वीरें भी वहां से हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, दिल्ली से बड़ी खबर है। जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। कोर ग्रुप के बाद सीईसी की मीटिंग होगी। आज शाम 6 बजे सीईसी की मीटिंग प्रस्तावित की गई है। सीईसी की बैठक में नामों पर फाइनल मुहर लगेगी और दूसरी बार में बीजेपी ये लिस्ट जारी कर सकती है। जंबो लिस्ट अगर होती है तो पहली सूची में 41 सीटों का ऐलान पहले हो चुका है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो और सीटें बची हुई हैं उन्हें लेकर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो दिल्ली से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर, अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर कर लिए गए हैं। अधिकांश मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिए जाएंगे, ये पक्की खबर सामने आ रही है। तकरीबन 12 एमएलए की टिकट काटी भी जा सकती है। जिन पर सस्पेंस है उन्हें अभी भी होल्ड पर रखा जाएगा, यानी कि दूसरी लिस्ट में भी हो सकता है कि उनके नामों का ऐलान ना किया जाए। निष्क्रियता, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी मापदंड है जिनके टिकट कट सकते हैं। उम्रदराज विधायकों के भी टिकट काटे जा सकते हैं।
तो कई ऐसे दावेदार हैं जिनके टिकट कटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की गई या फिर जो उम्रदराज नेता हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी सूचना सामने आ रही है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। लेकिन सूचना यह भी है सूत्रों के हवाले से लखवीर कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। कौन है वो? जी बिल्कुल, अब वाकई राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट का काउंटडाउन हो रहा है, क्योंकि लगातार मंथन का दौर राष्ट्रीय राजधानी में जारी है। पिछले 1.5 घंटे से जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें राजस्थान का पूरा कोर ग्रुप शामिल है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं। कल करीब 5.5 घंटे का मंथन हुआ 2 चरणों में प्रहलाद जोशी के आवास पर। उस मंथन से जिन सीटों को फाइनलाइज किया गया, अब उन तमाम नामों पर पुनर्विचार हो रहा है कि क्या उन्हें लॉक करने के लिए आज सीईसी में प्रस्तुत कर दिया जाए या फिर कोई नए और बेहतर विकल्प भी उन तमाम सीटों पर हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी सूची का जब ऐलान होगा प्रियंका, तो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन सीटों पर बीजेपी इस लिस्ट में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। और जहां तक खबरें हैं, तमाम मौजूदा विधायकों के जो टिकट है वो कंटिन्यू रखे जाएंगे, लेकिन 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों पर गाज गिरने की संभावना है और उनके टिकट काटे जाएंगे। हालांकि टिकट काटने का जो मापदंड है वो तमाम विधायकों, जो उम्रदराज विधायक हैं, तो ढलती उम्र की वजह से उनका टिकट काटा जाएगा। और उसके साथ ही जो भी विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, जो निष्क्रिय रहे हैं, पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों से दूर रहे हैं, उन तमाम विधायकों के टिकट कटना भी निश्चित है, जिसका जो उदाहरण है वो इस सूची में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की पहली सूची का ऐलान जब हुआ तो विरोध खड़ा हो गया, क्योंकि बगावती सुर इख्तियार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर एक अनूठा प्रयोग भी किया है, कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। लेकिन दूसरी सूची का जब ऐलान होगा तो काफी बैलेंस सूची आएगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि दूसरी सूची में जब 70 से 80 नामों का ऐलान हो रहा है तो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो। ऐसे में बैलेंस सूची तो सामने आएगी, लेकिन कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और चौंकाने वाले नाम इस सूची में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सांसद और पूर्व सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और उसकी झलक इस सूची में भी देखने बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं लखवीर की जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। कुछ पूर्व सांसद और वर्तमान सांसदों को भी टिकट दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि फिर से एक बार बगावत देखने को मिले। आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिखाइए वहां से। जी लखवीर, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक से फिलहाल निकली हैं। ये अब संकेत है इस बात के कि बैठक का समापन होने जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे का मंथन हुआ है। अब तेलंगाना को लेकर भी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक से निकल गई हैं और बैठक का समापन हो गया है। प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक का समापन हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। कुलदीप बिश्नोई जो चुनाव सह प्रभारी हैं वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और इस बैठक में वो हिस्सा उन्होंने लिया और अब यहां से निकल रहे हैं। ये पहली तस्वीर कुलदीप बिश्नोई की कि कुलदीप बिश्नोई भी इस बैठक से निकल गए हैं। इनसे पहले वसुंधरा राजे की गाड़ी यहां से निकली है। तो एक एक कर अब ये तमाम नेता जेपी नड्डा के आवास से निकलेंगे। तो ये बड़ी खबर, करीब 1.5-2 घंटे का मंथन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि दूसरी सूची जो आज प्रस्तुत की जानी है केंद्रीय चुनाव समिति को, उसमें तमाम नाम वो हों जो कि प्रस्तुत करने के साथ साथ उनको लॉक कर लिया जाए कि कोई भी सीट या फिर कोई भी नाम अटके नहीं, क्योंकि इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है। करीब 100 से ज्यादा सीटें डिस्कस हो चुकी हैं, उन पर मोटा मोटी सहमति भी बन गई है। लेकिन दूसरी सूची का जब ऐलान होगा तो करीब 70 से 80 सीटें उसमें शामिल होंगी। ये बड़ी जानकारी है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि जब दूसरी सूची आए तो किसी प्रकार का विरोध ना हो, इसलिए लगातार मंथन जारी है। हमने देखा मंगलवार को भी इसी आवास पर, यानी कि जेपी नड्डा के आवास पर ही करीब 5.5 घंटे का मंथन हुआ इसी दूसरी सूची को लेकर। उसके बाद कल
प्रहलाद जोशी के आवास पर तमाम राजस्थान का कोर ग्रुप बैठा, फाइनलाइज किया गया दूसरी सूची को। देखिए और बाकी नेताओं का निकलने का सिलसिला भी जारी है। कल जब प्रहलाद जोशी के आवास पर मंथन हुआ तो प्रियंका उस बैठक में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि दूसरी सूची जो सौंपनी है सीईसी को, उसमें बैलेंस लोगों को उतारा जाए और वर्तमान जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कितनों के काटे जाएं, क्योंकि करीब ये जो बात है कि 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद क्या कुछ असर होगा और सियासी समीकरण साधने के साथ साथ ही टिकट वितरण किया जाए, ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती भी है। तो कोशिश ये है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है उससे पहले जो लिस्ट है उन्हें फाइनलाइज कर लिया जाए, उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी जाए और वही लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखे जाएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो उम्र दराज विधायक है उनके भी टिकट कट सकते हैं। तो माना यह जाए लखवीर कि युवाओं पर फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ चूंकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर जिक्र करती आ रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे ज्यादा फोकस्ड बीजेपी है, तो महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला है क्या? जी देखिए, जहां तक बात उम्र दराज विधायकों की टिकट काटने की है तो उसका असर इस दूसरी सूची में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नेता अपने उम्र के ढलान की ओर है उनका टिकट काटने का मन भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। और ये एक फॉर्मूला भी है बीजेपी का, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों को अधिक तौर पर ज्यादातर उनको टिकट दिया जाता नहीं है। ऐसे में दूसरी सूची का ऐलान जब आज सीईसी की बैठक के बाद होगा तो स्वाभाविक है कि ये उसका असर देखने को मिलेगा भी। जहां तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात है, महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सत्रों से पारित होने के बाद इस बात को लेकर तो भाजपा लगातार मंथन कर रही है कि उसका असर 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए जाएं। और महिला जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं और जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि लगातार जब से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है दिल्ली के दौरे बढ़ गए हैं तमाम महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं के, और वे तमाम नेता चाहते हैं कि पार्टी उन पर विश्वास जताए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारे। और इसकी झलक देखने को भी मिलेगी इस दूसरी लिस्ट में, क्योंकि बीजेपी ने कई सीटों पर रणनीति में बदलाव करते हुए ये मंथन किया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। महत्वपूर्ण बात पर आते हैं प्रियंका कि आखिरकार 100-125 सीटों पर डिस्कशन अब तक हो चुका है, क्लियर भी हो गई ये सीटें, सहमति भी बन गई है प्रदेश कोर ग्रुप की, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि गतिरोध होता है, विवाद होता है प्रदेश के नेताओं के बीच में, लेकिन इतना मंथन, लगातार मंथन हो रहा है तो उन सीटों को तो कम सहमति तो बना ली गई है उन तमाम नामों पर, लेकिन तमाम नामों पर घोषणा इस बैठक में नहीं होगी, इस सीईसी की बैठक के बाद नहीं होगी। इस लिस्ट में करीब 70 से 80 नामों का ऐलान ही होगा, जिसके पीछे की वजह है कि और होमवर्क किया जा सके और एक्सरसाइज की जा सके, ताकि बेहतर से बेहतर विकल्प पार्टी को मिले, क्योंकि पार्टी का उद्देश्य यही है कि जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। 25 से लेकर 45 साल के जितने भी दावेदार हैं उन्हें टिकट देने का मन पार्टी बना रही है और अंडर 45 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में उतारना चाहती है। इसके लिए प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने एक बड़ी तैयारी की है, बड़ा होमवर्क किया है। उनके कंधों पर इस बात का दारोमदार है कि नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया जाए, महिला चेहरों का प्रतिनिधित्व बढ़े और अंडर 45 ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हो। इसके साथ ही हमने बीते दिनों देखा कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का भी भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ। ऐसे में रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस लोगों को भी टिकट दी जाएगी और एक झलक हमने पिछली सूची में भी देखी कि कई पूर्व अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा। हालांकि इसके पीछे भी एक क्रोनोलॉजी समझनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि पूर्व अधिकारी को या फिर वीआरएस लेकर किसी व्यक्ति को अगर आप चुनावी मैदान में उतारते हैं तो उसके अनुभव का और प्रभाव का लाभ तो आपको मिलता है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा नाराज हो जाता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते हैं कि पैराशूट व्यक्ति को सहन नहीं करेंगे। जब पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, दावेदारों की बड़ी श्रृंखला है, तो किसी बाहर से आए व्यक्ति को बर्दाश्त कैसे करें।
और हमने देखा कि किस प्रकार से पहली सूची का ऐलान हुआ तो सांसदों को, क्षेत्रीय सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में उतारा गया, लेकिन विरोध हुआ। और विरोध इसलिए हुआ क्योंकि तमाम जो विधानसभा सीट हैं वहां पर अपने अपने दावेदार को टिकट दिलाना चाहते हैं तमाम समर्थक, और उनको मानना है कि हमारे नेता को टिकट मिले। हालांकि अगर इन्हीं सांसदों को लोकसभा में, क्योंकि वो लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम करते आते हैं, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद रहती है कि टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन जब रिटायर्ड अधिकारी या फिर कुछ नए नेता जो ज्वाइन करते हैं या जो बगावती करके नेता आते हैं, उन्हें जब टिकट दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों को झटका लगता है और विरोध के तौर पर वो खुलकर सामने भी आ जाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 4 वर्गों पर खास नजर रहने वाली है। किसान, युवा, महिला और कर्मचारियों पर निगाहें हैं। मैनिफेस्टो में कई बड़ी घोषणाएं भी कांग्रेस करेगी। सह संयोजक गौरव वल्लभ ने कहा है कि गहलोत सरकार ने 96% वादे पूरे कर लिए हैं और इस बार यूनिक, टाइम बाउंड और डायरेक्ट बेनिफिट के साथ गेम चेंजिंग की कई स्कीमें घोषणा पत्र में लागू की जाएंगी। तो अब घोषणा पत्र को लेकर बयान सामने आने लग गए हैं। सह संयोजक गौरव वल्लभ की ओर से बयान सामने, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादे किए थे उनके 96% वादे पूरे हो चुके हैं और इस बार यूनिक, टाइम बाउंड और डायरेक्ट बेनिफिट के साथ गेम चेंजिंग की कई स्कीमें भी घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी। तो कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस करेगी अपनी मैनिफेस्टो में, ये बयान सामने आ चुके हैं। और इस मैनिफेस्टो में आपको बताते चले कि कौन कौन से वो एरिया जहां पर कांग्रेस की निगाहें रहने वाली हैं, जिन्हें लेकर कई बड़े ऐलान अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस कर सकती है। वो क्षेत्र है किसान वर्ग सबसे ज्यादा, युवाओं पर भी फोकस रहने वाला है और साथ ही साथ महिला से लेकर जो कर्मचारी हैं उन पर भी कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि गेम चेंजिंग स्कीमें होंगी घोषणा पत्र में, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है घोषणा पत्र से जुड़ी? जी बिल्कुल, 4 बिंदुओं पर खासा फोकस है। 4 वर्गों को साधने की बड़ी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। किसानों को, जवानों को, युवाओं को और कर्मचारियों को, कर्मचारी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे पब्लिक सेक्टर के हों, उनके लिए इस बार का जो घोषणा पत्र बन रहा है उसमें कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम्स ला रही पार्टी। इसके अलावा जो यूथ है, जो युवा वोटर है, जो सरकार को बनाता है और सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार को बाहर कर देता है, तो उनको हमेशा अपने साथ स्थायी तौर पर, पक्के वोटर के तौर पर बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके लिए भी कई बड़ी स्कीम्स लाने की तैयारी कर रही है। और मैनिफेस्टो की जो कमेटी है लगातार बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में ऐसी स्कीम्स लाई जा रही जिनका असर दूर तक चलता आ रहा है, यानी कि उनका असर कम ना हो जनता के बीच में और लगातार लोगों को फायदा मिलता रहे। मैनिफेस्टो के दम पर भी कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से वोटिंग शेयर्स बढ़े हैं युवाओं के, ऐसे में युवाओं पर खास फोकस रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। है डॉक्टर सीपी जोशी ने इसकी अध्यक्षता करी है और खास तौर से इस बैठक में भाग लेने के लिए गौरव वल्लभ भी आए हैं दिल्ली से, जो राजस्थान में काफी काम देख रहे कांग्रेस का। इस वक्त किस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो, इसको लेकर के रोज मंथन हो रहा है। गौरव वल्लभ जी, आज की जो बैठक हुई उसमें क्या चीजें तय हुई हैं, क्या संकल्प पत्र बनेगा आपका और किस तरह से आप डिस्कशन कर रहे हैं? देखिए, एक विश्वास पत्र है और किस तरह से उस विश्वास पत्र के 4 पिलर्स हैं। उस बैठक में नीरज डांगी साहब हमारी कमेटी के को चेयरपर्सन थे, मीना जी को कन्वीनर थे, आप हमारी कमेटी के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। तो 4 पिलर्स पे हमारा विश्वास पत्र है। 96% जो पिछले हमने मैनिफेस्टो 2018 में जारी किया, 96% ऑफ प्रोमिसेस वी हैड फुलफिल्ड। उसका भी हम लेखा जोखा रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नई बात, ऐसे नहीं 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, गंगा क्लीन, मेक इन इंडिया, ये स्कीम जारी करो और भागो वाली प्रतियोगिता नहीं है। ये विश्वास है, ये एक पवित्र संकल्प है हमारे लिए जो हम पूरा करेंगे। और इसके 4 पिलर्स हैं। पहला है यंग, एस्पिरेशनल राजस्थान, यंग राजस्थान।
दूसरा पिलर है महिलाएं, तीसरा पिलर है किसान अन्नदाता, जिसको मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो प्रताड़ना दी है, जिसको आप बयान नहीं कर सकते। और चौथा जो इसका मजबूत पिलर है वो है राजस्थान में काम करने वाले, भले वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, हमारे एम्प्लॉइज। इन 4 पिलर्स और फिलहाल